तो थर्मोकेमिस्ट्री में अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज पढ़ लिया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये 3 तरह का एंथैल्पी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे तरह के एंथैल्पीज होते हैं जिसके बारे में भी नॉलेज आपको बढ़िया से होना चाहिए। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। इन एंथैल्पीज का रिक्वायरमेंट न्यूमेरिकल्स को करने में हमेशा आते रहता है। तो बड़ा आसान है, जैसा कि एंथैल्पी का नाम है उस नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। पहला जो एंथैल्पी है वो मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मोलर का मतलब क्या? एक मोल का। और फ्यूजन का मतलब क्या? पिघलना। यानी एक मोल कोई सॉलिड पिघलता है, एक मोल सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट यदि होता है तो जितना एंथैल्पी का चेंज होगा उसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न कहेंगे या मेल्टिंग कहेंगे। मेल्ट करना कहो, फ्यूज करना कहो, दोनों बात सेम होता है। यानी एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, एक मोल किसी भी सब्सटेंस का, फॉर एग्जांपल एक मोल H2O सॉलिड लिया और उसको हमें कन्वर्ट कर लेना है कम्प्लीटली H2O लिक्विड में, तो जितना भी हीट का चेंज होगा, एंथैल्पी का चेंज होगा, उसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न के नाम से पुकारेंगे। अब किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हीट देना पड़ेगा, यानी यह जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक होगा। तो डेल्टा H का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा, यानी एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न इज़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। उसी तरह से मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब कोई एक लिक्विड है और उसको वेपर में कन्वर्ट करना, गैस में कन्वर्ट करना। वेपर का मतलब गैस, यानी बेसिकली एक मोल, मोलर का मतलब एक मोल। जैसे एक मोल H2O लिक्विड का लिया, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। एग्जाम्पल समझने के लिए यहाँ पर वाटर हमने लिया है, तो वाटर H2O लिक्विड का एक मोल लिया गया और उस एक मोल H2O लिक्विड का कन्वर्जन H2O गैस में करना है, तो जितना भी हीट देना पड़ेगा, जितना भी एंथैल्पी का चेंज होगा, उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो ऐसे केस में भी हीट देना पड़ेगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। कभी भी एक प्रोसेस में हीट देना पड़ता है तो वह प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, तो डेल्टा H का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। उसी तरह से अगला जो एंथैल्पी है वो है मोलर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। देखो सब्लिमेशन सबको आता है, सबलाइम कर गया मतलब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया। तो सॉलिड डायरेक्टली यदि गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, है कि नहीं? तो सब्लिमेशन के लिए एक मोल कोई सॉलिड है, जैसे I2 सॉलिड है या कार्बन ग्रेफाइट है, कितना? एक मोल है। और एक मोल कोई भी सॉलिड है और डायरेक्टली उसका कन्वर्जन गैस में, डायरेक्टली उसका कन्वर्जन गैस में आप करते हैं तो जो हीट सप्लाई करना पड़ेगा, यानी जो एंथैल्पी का चेंज होगा, उसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे। और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो होगा वह भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। क्यों पॉजिटिव होगी? क्योंकि हीट देना पड़ेगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। उस तरह से लास्ट वाला है मोलर एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब एक एलोट्रॉपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्जन, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन, है कि नहीं? जैसे कार्बन ग्रेफाइट है, एक मोल कार्बन ग्रेफाइट का लिया और कार्बन डायमंड में कन्वर्जन हुआ तो ये एलोट्रॉपिक चेंज हुआ, उसी को कहते हैं ट्रांजिशन, है कि नहीं? तो एक मोल किसी भी एलिमेंट का एलोट्रॉपिक ट्रांजिशन हो रहा है तो जितना एंथैल्पी का चेंज होगा बोलेंगे मोलर एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर जानकारी की बात, कार्बन का एंथैल्पी कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड का एंथैल्पी कार्बन ग्रेफाइट से ज़्यादा होता है, तो इस केस में यहाँ डेल्टा H पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि इस कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट में कन्वर्जन करवाएं, यानी इस प्रोसेस को रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो डेल्टा H निगेटिव हो जाएगा। यानी ट्रांजिशन का जो प्रोसेस है एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता, लेकिन कभी भी फ्यूज़न होगा, कभी वेपोराइजेशन होगा, कभी भी सब्लिमेशन होगा तो उसमें हीट देना पड़ेगा। यानी शुरुआत वाला 3 प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक होगा और ये लास्ट वाला प्रोसेस डिपेंड करता है कि किसका एंथैल्पी ज़्यादा और किसका एंथैल्पी कम। इस केस में तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर रिवर्स कर दें तो भी ट्रांजिशन ही कहा जाएगा। लेकिन उस केस में चूँकि आपने प्रोसेस को या
जो आपने इक्वेशन लिखा है, रिएक्शन लिखा है, उसको या फेज चेंज लिखा है रिवर्स कर दिया तो उस केस में भी ट्रांजिशन ही कहा जाएगा, लेकिन डेल्टा एच का साइन चेंज कर जाएगा। अगला जो एंथैल्पी है वो है मोलर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब H2 गैस के साथ रिएक्शन। कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या, हाइड्रोकार्बन है तो डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उसके H2 गैस के साथ रिएक्शन। कोई भी एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जैसे एक मोल अल्केन लिया और H2 गैस के साथ उसका रिएक्शन करवाया तो अल्केन बनेगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजनेशन। तो एक मोल कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और H2 गैस के साथ रिएक्शन करता है तो जितना एंथैल्पी का चेंज होता है उसको हम लोग कहते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। मोलर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, नाम में अर्थ छुपा हुआ है। हाइड्रोजनेशन का मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड का H2 गैस के साथ रिएक्शन है कि नहीं। जैसे यहाँ देखो ये क्या है, साइक्लो अल्कीन है, साइक्लो अल्कीन H2 गैस के साथ रिएक्शन किया तो क्या साइक्लो अल्केन बन गया। तो जितना एंथैल्पी का चेंज होगा उसको बोलेंगे मोलर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। मोलर का मतलब एक मोल कंपाउंड का, ये भी एक मोल, ये भी एक मोल। अगला जो एंथैल्पी है वो है मोलर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन का मतलब एटम में कन्वर्जन। एटोमाइजेशन, कोई एक कंपाउंड है उसको एटम में कन्वर्ट करना है। तो मोलर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या कहता है, देखो डेफिनेशन में लिखा, इट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस एटम्स, है ना, गैसियस एटम्स। कोई भी एक मोल सब्सटेंस है और उसके गैसियस एटम्स में कन्वर्जन यदि होता है तो जितना एंथैल्पी का चेंज होता है उसको बोलते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जैसे C2H6 गैस है कि नहीं, C2H6 गैस है, कोई भी कंपाउंड गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन उसका कन्वर्जन किस में होना है, गैसियस एटम्स में। इसको तोड़ देना है कार्बन में और हाइड्रोजन में। कार्बन 2 एटम, हाइड्रोजन 6 एटम, और वो जो एटम बनेगा वो गैसियस फॉर्म में होगा। ये जो मेन कंपाउंड है जिसका कि हम एटोमाइजेशन देख रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, ये गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन फाइनल जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा वह एटम फॉर्म में मिलेगा और वह एटम गैसियस फॉर्म में होगा। तो एक मोल C2H6 लिया और उसके गैसियस एटम्स में तोड़ दिया, जितना एंथैल्पी का चेंज होगा वह C2H6 का मोलर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहा जाएगा। सिमिलरली CH4 गैस है, कितना मोल, एक मोल CH4 गैस का लेंगे, एक मोल, ध्यान रहे जिस कंपाउंड का एटोमाइजेशन कैलकुलेट करना है उसका एक मोल लिया गया, मोलर का मतलब एक मोल, और उसके उसी के गैसियस एटम्स में CH4 का गैसियस एटम क्या होगा, पहले एटम देखो क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन का 4 एटम, लेकिन किस फॉर्म में गैसियस एटम्स होंगे, गैसियस फॉर्म में होंगे, गैसियस स्टेट में होंगे। तो जितना एंथैल्पी का चेंज होगा हम कहेंगे मोलर एंथैल्पी ऑफ CH4, मोलर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ CH4 गैस। अगला एंथैल्पी है स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एटम। ये एक इंपॉर्टेंट एंथैल्पी है, इसका डेफिनेशन बढ़िया से याद कर लेना, ये पूछते रहता है, नाम में अर्थ छुपा हुआ है। स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी प्रेशर एक बार होना चाहिए और टेम्परेचर जो होना चाहिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन। किसके फॉर्मेशन की बात कर रहा है, एटम के फॉर्मेशन ऑफ एन एटम। तो देखो कोई भी एक एटम गैसियस स्टेट में यदि फॉर्म होता है उसके अपने एलिमेंट से जो कि स्टेबल स्टेट में है, और कितना मोल, एक मोल, एक मोल किसी भी एटम का गैसियस फॉर्म में फॉर्मेशन होता है उसके एलिमेंट से जो कि स्टेबल स्टेट में है, तो जितना एंथैल्पी का चेंज होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एटम। जैसे H एलिमेंट है और इसका एक मोल एटम, H का एक मोल एटम का फॉर्मेशन होना है, जिसका फॉर्मेशन होता है उसको राइट हैंड साइड में रखते हैं, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। किससे फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन का एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन स्टेबल फॉर्म में कैसे पाया जाता है, H2 गैस, तो H2 गैस से फॉर्मेशन H गैस का। बैलेंस ऐसे करोगे जिससे कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसका फॉर्मेशन हो रहा है, एक मोल H गैस का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ।
तो इस रिएक्शन के लिए जितना एंथैल्पी का चेंज होगा उसको हम बोलेंगे मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट एटम। सिमिलरली जैसे एन गैस से, एन गैस 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एन का कितना, 1 मोल। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 पुट करोगे, किससे फॉर्मेशन होगा, N2 गैस से। नाइट्रोजन का एलिमेंट स्टेबल स्टेट में N2 गैस में पाया जाता है, तो हाफ N2 गैस से 1 मोल N गैस का फॉर्मेशन हुआ, तो जितना एंथैल्पी का चेंज होगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N गैस। यानी 1 मोल कोई भी एटम है उसका गैसियस स्टेट में फॉर्मेशन होता है अपने एलिमेंट से जो कि स्टेबल स्टेट में है, तो एंथैल्पी का जो चेंज होगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट एटम। डेल्टा का मतलब चेंज, एफ का मतलब फॉर्मेशन, एस का मतलब एंथैल्पी, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड, और एन गैस का मतलब 1 मोल एन गैस का फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में। उस तरह से एच गैस का 1 मोल का फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में कहा जाएगा। अगला एंथैल्पी है मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन आयन। किसकी बात कर रहा है, आयन के फॉर्मेशन की बात। अरे तो नाम में यार छुपा हुआ है ना, 1 मोल आयन का फॉर्मेशन यदि होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी उसी का एलिमेंट होगा अपने स्टेबल स्टेट में, तो 1 मोल आयन का फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है, तो जितना एंथैल्पी का चेंज होगा उसको बोलेंगे मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन आयन। बाय कन्वेंशन, IUPAC कन्वेंशन के अनुसार पहले ही बताया है, आज फिर बता रहा हूँ, H+ एक्वस आयन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माना गया है 0 के बराबर। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में H+ एक्वस आयन का माना गया है 0। ये रेफरेंस वैल्यू, इसको यार रट लेना, याद कर लेना, न्यूमेरिकल करने में इसका हेल्प लेना पड़ता है। यानी जैसे एक क्वेश्चन है उसे समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में OH- एक्वस आयन का, है कि नहीं, जबकि इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है H2O लिक्विड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में -200 किलोजूल पर मोल, और एक रिएक्शन दिया है H+ और OH- कंबाइन करके H2O लिक्विड बना रहा है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -57 किलोजूल है। क्या पूछा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, OH- का, इसका पूछा। दी हुई रिएक्शन में अगर ध्यान से देखो तो इसका पूछा। H2O लिक्विड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और इसका H+ का अगर पता रहे, H2O लिक्विड का दिया, इसका पूछता है, इसका पता रहे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अरे भैया तो इसको तो बाय कन्वेंशन आपको रटा हुआ होना चाहिए ना। H+ एक्वस आयन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या माना गया, 0। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर दिया रहे तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला सिखाया था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट का। इसका पता, इसका पता, इसका नहीं पता, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पता है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन OH- का मिल जाएगा, बड़ा आसान। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन में दे दिया, कैसे लिखते हो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का, यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में H2O लिक्विड का जो कि क्वेश्चन में दिया है, माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में H+ एक्वस का, एंड प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में OH- एक्वस का, है कि नहीं। सबका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 सब जगह 1 से मल्टीप्लाई किया, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, सिखाया था। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन में दे दिया -57। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2O लिक्विड का क्वेश्चन में दिया हुआ है -200 किलोजूल, इट इज गिवन, सब किलोजूल में है, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में OH- एक्वस का, इसका तो 0 होता है, तो डायरेक्ट इसका 0 ही लिख लो। H+ एक्वस आयन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू 0, एंड प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में जिसका पूछता है OH- एक्वस आयन का पूछता है। ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया, यानी बेसिकली इसको हमको सॉल्व कर ले तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन OH- एक्वस का आपको मिल गया भाई कितना, तो -200, ये यहाँ माइनस इधर आके प्लस और ये माइनस उधर जाके प्लस बन जाएगा, तो 200 -200 एंड प्लस 57, तो -143, है कि नहीं, इतना क्या, किलो जूल पर मोल।
तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में OH माइनस का मिल गया, यही आंसर हो गया। अगला एंथैल्पी है मोलर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। समझोगे बढ़िया से इसको। कहता है इट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन लार्ज एक्सेस सॉल्वेंट। इन लार्ज एक्सेस सॉल्वेंट, जनरली सॉल्वेंट पानी लेते हैं, तो बहुत सारा पानी में लार्ज एक्सेस सॉल्वेंट, 1 मोल किसी सब्सटेंस का लार्ज एक्सेस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। यानी लार्ज एक्सेस सॉल्वेंट आपने लिया और जितना एंथैल्पी का चेंज हुआ और उसके बाद थोड़ा सा भी आप सॉल्वेंट डाल रहे हैं तो अब एंथैल्पी का चेंज होना बंद हो गया। तो मैक्सिमम जितना एंथैल्पी का चेंज हो सकता था सॉल्वेंट डालने पर, वही एंथैल्पी का चेंज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। यानी कि थोड़ा और एक्सेस हम सॉल्वेंट डालें, उससे थोड़ा और अगर ज़्यादा डालें तो एंथैल्पी का चेंज होना बंद हो गया। तो जितना मैक्सिमम एंथैल्पी का चेंज हुआ उसको बोलेंगे मोलर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। देखो जरा ध्यान से क्या कहता है। जैसे 1 मोल HCl लिया गया, HCl गैस का 1 मोल लिया गया और लार्ज एक्सेस सॉल्वेंट वाटर में इसको डाल दिया गया। एक्सेस बहुत ज़्यादा, मान लो कि 50 लीटर H2O लिक्विड का लिया गया और उसमें 1 मोल HCl का डाल दिया गया। तो जितना मैक्सिमम हीट इवॉल्व होना था इवॉल्व हो गया। अब 50 लीटर से 1 बूंद भी थोड़ा सा भी ज़्यादा डाल रहे हैं तो अब एंथैल्पी का चेंज होना बंद हो गया। तो मैक्सिमम जितना एंथैल्पी का चेंज होना था सॉल्वेंट डालने पर, उस एंथैल्पी को चेंज को कहते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं HCl AQ। AQ का मतलब क्या? एक्वस। कभी भी पानी में कोई एक सब्सटेंस पूरी तरह से घुल जाता है और मैक्सिमम जितना हीट चेंज होना था हो चुका होता है तो उसको उस सब्सटेंस को लिखने के बाद एक्वस लिख देते हैं। जितना एंथैल्पी का चेंज होगा बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो इसको लिखने का तरीका भी देखो। ये जो HCl है, गैस 1 मोल लिया था, H2O लिक्विड जब एक्सेस सॉल्वेंट के रूप में लिया जाता है तो उसको AQ लिख देते हैं, एक्वस। एक्वस का मतलब लार्ज एक्सेस वाटर। ये कन्वर्ज होगा HCl गैस में। अब HCl एक्वस सॉल्यूशन में जो गया ना वो 100% डिसोसिएट कर जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, जो आयंस में कन्वर्ट होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और लार्ज एक्सेस सॉल्वेंट यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। सॉल्वेंट इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट कर जाता है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक लॉ पढ़ेंगे। तो HCl तो ऐसे भी स्ट्रॉन्ग है और लार्ज एक्सेस डाला तो ये टूट जाएगा, H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में। तो HCl एक्वस लिखो या H प्लस एक्वस लिखो, Cl माइनस एक्वस लिखो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो जितना एंथैल्पी का चेंज होगा उसको बोलेंगे मोलर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अगला है इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। यह क्या होता है? इट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन ए डेफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। देखो भाई, बड़ा आसान है समझना। 1 मोल HCl गैस का लिया, कितना मोल? 1 मोल, और इसको डिसॉल्व किया 10 मोल H2O लिक्विड में। देखो सर्टेन अमाउंट लिया, लार्ज एक्सेस अमाउंट नहीं लिया, इंटीग्रल अमाउंट सॉल्वेंट का लिया। 10 मोल, 12 मोल, 100 मोल, 90 मोल, यानी इंटीग्रल अमाउंट हमने सॉल्वेंट का लिया। अब हमारे पास एक सॉल्यूशन डेफिनिट कॉन्सेंट्रेशन का बनेगा जिसमें कि 1 मोल HCl है और 10 मोल वाटर है कि नहीं? 1 मोल HCl घुल गया 10 मोल वाटर में, तो हमारे पास एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बनेगा। तो जो एंथैल्पी का चेंज होगा बोलेंगे इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंटीग्रल का मतलब एक डेफिनिट अमाउंट वाटर का आपने लिया है, एक डेफिनिट अमाउंट सॉल्वेंट का लिया है, उसको बोलते हैं इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। यही अगर लार्ज एक्सेस सॉल्वेंट वाटर लेते तो जो एंथैल्पी का चेंज होता है उसको बोलते मोलर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा सा फर्क है, 10 मोल, 12 मोल, 15 मोल ले रहे हो तो बोलेंगे इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। वेरी इजी। इसी तरह से एक और है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। लगे हाथ, मैं इसको भी पढ़ाई दे रहा हूँ।
एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन देखोगे भाई, ये क्या होता है? डाइल्यूट करने का मतलब सॉल्वेंट को ऐड करना। इट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डाइल्यूटेड फ्रॉम वन कॉन्सेंट्रेशन टू अनदर कॉन्सेंट्रेशन। क्या मतलब समझते हैं? जैसे आपके पास अभी एक सॉल्यूशन बना था जिसमें कि HCl का 1 मोल लिया गया था और 10 मोल वाटर में उसको ऐड कर दिया गया था, है कि नहीं? HCl का 1 मोल लेकर के 10 मोल वाटर ऐड किया गया था, तो एक सॉल्यूशन बन गया था हमारे पास। अब ये जो सॉल्यूशन बना उसमें से 90 मोल H2O लिक्विड का और ऐड कर दिया, तो डाइल्यूशन हो गया। डाइल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट का एडिशन। एक कॉन्सेंट्रेशन से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करने के लिए आपने सॉल्वेंट को ऐड कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करने का मतलब सॉल्वेंट को ऐड करना। तो हमारे पास अब कॉन्सेंट्रेशन HCl का चेंज कर गया। अब HCl के 1 मोल में ना 100 मोल वाटर का मिला हुआ है कि नहीं? तो इसको कहते हैं, जितना भी एंथैल्पी का चेंज होगा एक कॉन्सेंट्रेशन से डाइल्यूट करके दूसरे कॉन्सेंट्रेशन को बनाने में जितना एंथैल्पी का चेंज होगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। कुछ चीज़ें आपको बढ़िया से याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में काम आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वस का मतलब क्या? लार्ज सॉल्वेंट वाटर का। एक्वस प्लस एक्वस मतलब लार्ज वाटर प्लस लार्ज वाटर। सागर में सागर को मिलाने पर सागर ही मिलेगा, है कि नहीं? एक्वस प्लस एक्वस क्या मिलेगा? एक्वस। अब एक्वस था मतलब लार्ज एक्सेस सॉल्वेंट तुम्हारे पास था और 5 मोल पानी का आपने ऐड कर दिया, या 10 मोल या 15 मोल, यानी लार्ज एक्सेस सॉल्वेंट में स्मॉल क्वांटिटी वाटर ऐड कर दिया। जैसे सागर में 1 गिलास पानी ऐड कर दिया तो भी तो सागर ही होगा। मतलब एक सॉल्यूशन में लार्ज एक्सेस सॉल्वेंट आपने डाला था और एंथैल्पी का चेंज हुआ था, और 5 मोल और वाटर का अगर डालेंगे तो एंथैल्पी का कोई चेंज नहीं होगा। तो एक्वस प्लस स्मॉल क्वांटिटी। सर आपने बोला था 5H2O लिक्विड, क्वेश्चन में 7 मोल दिया हुआ था H2O लिक्विड का, तब ये 7 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, एक्वस प्लस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर डालने पर एक्वस ही होगा। एक्वस प्लस एक्वस तो एक्वस ही होगा। सागर में सागर डालोगे तो सागर ही होगा, है कि नहीं? और एक्वस में से मतलब लार्ज क्वांटिटी वाटर का है और इसमें से कुछ अमाउंट वाटर का निकाल लिया, 5 मोल, 10 मोल, 7 मोल ऐसा निकाल लिया, तो आपके पास फिर भी एक्वस ही रहेगा, है कि नहीं? सागर से 1 गिलास पानी निकाल लेने पर वो सागर ही रहता है। तो इसको ध्यान में रखना है, ये न्यूमेरिकल करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगला जो एंथैल्पी है वो है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, मोलर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। यह क्या होता है? 1 मोल कोई अनहाइड्रस सॉल्ट है और उसको हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितना एंथैल्पी का चेंज होता है उसको हम लोग कहते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। समझते हैं क्या कहता है? इट इज इक्वल टू change in enthalpy when 1 mole of an anhydrous salt is hydrated to form hydrated form of the salt, hydrated form of the salt। देखो क्या कहता है,
जैसे हम लोगों ने CuSO4 लिया, CuSO4 सॉलिड है या अनहाइड्रस है, इसका मतलब ये इसमें वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है। अनहाइड्रस एक ऐसा सॉल्ट जिसमें कि वाटर का मॉलिक्यूल मौजूद नहीं रहता, उसको अनहाइड्रस या अनहाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। इसमें कितना मोल लिया इसका? 1 मोल। 5 मोल H2O लिक्विड के साथ इसको मिला दिया। अब इसका हाइड्रेटेड फॉर्म बनेगा CuSO4.5H2O, सॉलिड ही रहेगा। ये हाइड्रेटेड फॉर्म हुआ, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सॉल्ट हो गया। तो क्या कह रहा है, 1 मोल यदि अनहाइड्रस कोई सॉल्ट लिया जिसमें कि वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं था और उसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिला दिया और हाइड्रेटेड फॉर्म उस सॉल्ट का बना, तो हाइड्रेटेड फॉर्म सॉल्ट को बनाने के लिए 1 मोल अनहाइड्रस सॉल्ट से जितना एंथैल्पी का चेंज होता है उसको बोलते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, है कि नहीं। 1 मोल कोई अनहाइड्रेटेड सॉल्ट है, वाटर का मॉलिक्यूल रिक्विजिट जितना अमाउंट है उसमें हम लोगों ने मिलाया और उसके बाद हाइड्रेटेड फॉर्म जो सॉल्ट का बना, जो भी एंथैल्पी का चेंज हुआ उसको बोलेंगे मोलर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ MgSO4 सॉलिड एंड MgSO4.7H2O सॉलिड आर -90 किलोजूल पर मोल एंड +15 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। यानी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन MgSO4 सॉलिड का दिया हुआ है और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन MgSO4.7H2O सॉलिड का भी दिया हुआ है। दोनों का डेटा दे दिया, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव। क्या पूछता है? मोलर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ MgSO4, यानी MgSO4 सॉलिड में यदि उसका हाइड्रेटेड फॉर्म MgSO4.7H2O सॉलिड का बनाते हैं तो कितना एंथैल्पी का चेंज होगा, ये पूछता है। अब ज़रा ध्यान से देखो, जो दिया हुआ है पहले उसको हम लोग लिखते हैं, गिवन रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। पहला रिएक्शन दिया MgSO4 सॉलिड है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, बेसिकली एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब लार्ज एक्सेस सॉल्वेंट वाटर मिलाएंगे, उसको एक्वस कहते हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बताया था, तो एक्वस क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा MgSO4 एक्वस। इसके लिए डेल्टा H का वैल्यू दे दिया, डेल्टा H1 कह लो, कितना दिया, -90 किलोजूल पर मोल, इट इज़ गिवन, है कि नहीं। दूसरा एक इक्वेशन बनाओ, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन MgSO4.7H2O का, तो MgSO4 लिखा, .7H2O सॉलिड है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या, एक्वस, लार्ज एक्सेस सॉल्वेंट वाटर, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म एक्वस लिखते हैं। अभी क्या बनेगा, MgSO4 का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब MgSO4 एक्वस प्लस 7H2O सिखाया था कि वो फाइनली एक्वस ही रह जाएगा, है कि नहीं। लार्ज एक्सेस सॉल्वेंट में स्मॉल क्वांटिटी और वाटर अगर आप डालेंगे तो एक्वस ही रह जाएगा। एक्वस प्लस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, एक्वस ही रह जाएगा। इसके लिए डेल्टा H का वैल्यू दे दिया, डेल्टा H2 कह लो, +15 किलोजूल पर मोल, इट इज़ गिवन। दो इक्वेशन हम लोगों ने रिएक्शन के फॉर्म में लिख लिया, तो ये गिवन हो गया। जो रिक्वायर्ड है, जो हम लोगों को चाहिए, उसका इक्वेशन भी लिखो। यही तो थर्मोकेमिस्ट्री में करते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म में दिया उसको रिएक्शन के फॉर्म में लिख दो। गिवन इक्वेशंस गिवन रिएक्शंस हुआ, और जो रिक्वायर्ड है उसको भी रिएक्शन के फॉर्म में लिखो। क्या पूछा, मोलर एंथैल्पी पूछा हाइड्रेशन ऑफ MgSO4, अर्थात MgSO4 का 1 मोल यदि हम लें और हाइड्रेटेड फॉर्म इसका बनाए, यानी MgSO4.7H2O सॉलिड बनाए, तो 7
मोल हमको वाटर का लेना पड़ेगा। इसके 1 मोल के हिसाब से इसका 7 मोल। हमारे पास इसका हाइड्रेटेड फॉर्म सॉल्ट का बन जाएगा MgSO4.7H2O सॉलिड। अब इसके लिए डेल्टा H का वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे ना, यही एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहा जाएगा MgSO4 का। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया और डेल्टा H का वैल्यू डेल्टा H3 कह दिया। इस इक्वेशन के लिए डेल्टा H जो मिलेगा वही मोलर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहा जाएगा MgSO4 का। तो इस इक्वेशन जो कि रिक्वायर्ड है, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करें जिससे कि आ जाए, यही तो थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग करते रहे हैं। इक्वेशन नंबर 3 को लाने के लिए MgSO4 हमें चाहिए, पहला रिएक्शन से आएगा कि दूसरा से, पहला में यार रिएक्टेंट के साइड में है, रिएक्टेंट के साइड में है तो सीधे सीधे इक्वेशन नंबर 1। अब ये 7H2O तो कहीं पर भी नहीं है तो उसको अभी छोड़ोगे, उसके बाद का जो आपके पास कंपोनेंट है उसको देखोगे क्या है भाई, तो MgSO4.7H2O है। तो MgSO4.7H2O कहाँ पर है, दूसरे रिएक्शन में। हमें प्रोडक्ट के साइड में चाहिए, रिएक्टेंट के साइड में है। क्या करोगे, उल्टोगे इसको। उलटने का मतलब क्या, माइनस, यानी माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, यहाँ पर भी 1, यानी सीधे सीधे माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई करना भी रहेगा तो 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में माइनस कर दें। क्या मतलब, पहला इक्वेशन को ज्यों को त्यों रहने दो, दूसरा इक्वेशन को उलट दो और फिर दोनों को जोड़ दो, तो हमें ये फाइनल जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है वो मिल जाता है। तो डेल्टा H भी ऐसे ही करते थे, तो डेल्टा H3 इक्वल टू डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 है कि नहीं। डेल्टा H1 है -90 और डेल्टा H2 है +15, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 15, दैट इज इक्वल टू -105 किलो जूल पर मोल। ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ MgSO4 सॉलिड का हुआ, यही आंसर हुआ। लेकिन इसमें 1-2 क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि सर यदि आपने पहला वाला इक्वेशन को ज्यों को त्यों छोड़ा और दूसरा वाला इक्वेशन को उलट करके उसमें जोड़ा तो 7H2O तो कहीं पर भी नहीं आया। ये 7H2O भी तो हमें चाहिए। कोई बात नहीं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस एक्वस को एक्वस प्लस 7H2O हम लिखेंगे तो एक्वस प्लस 7H2O ना एक्वस ही होगा, ये सिखाया था। एक्वस प्लस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्वस ही रहता है, यानी इसको मैनिपुलेट कर दिया। अब इसमें से इसको घटाओगे तो देखो 7H2O लिक्विड भी आ जाएगा। तो डेल्टा H का वैल्यू मिल गया, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन MgSO4 सॉलिड का मिल गया। तो चलो भाई, आज हम लोग पढ़ते हैं कैलोरीमेट्री के बारे में। कैलोरीमेट्री से क्वेश्चन बहुत पूछता है, जेईई मेन में भी, जेईई एडवांस में भी और नीट में भी इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो कैलोरीमेट्री होता क्या है, पहले ये सीखते हैं। कैलोरीमेट्री एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो पढ़ा उसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। क्या क्या पढ़ा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन पढ़ा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा, बहुत तरह का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा। तो जितने तरह का भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ा उसको कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है उस प्रोसेस को कैलोरीमेट्री कहते हैं। और जिस इंस्ट्रूमेंट में, जिस डिवाइस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया जाता है, मतलब यह प्रोसेस किया जाता है, उसको हम लोग कैलोरीमीटर के नाम से पुकारते हैं। ये जो कैलोरीमीटर है वो 2 तरह का होता है, बढ़िया से देखोगे नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। कैलोरीमीटर की जब बात करते हैं तो 2 तरह का, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर और दूसरा होता है कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर। जैसे कि नाम में ही कह रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब जब भी इस प्रोसेस को किया जाएगा उसमें वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर, नाम में ही लिखा है कांस्टेंट प्रेशर, यानी इस एक्सपेरिमेंट को जब भी कंडक्ट किया जाएगा तो सिस्टम का प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाएगा। ऐसा कैलोरीमीटर जिसमें कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर को हम लोग बॉम्ब कैलोरीमीटर के नाम से ही पुकारते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर कहो या कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर कहो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। क्वेश्चन में कह दिया कि बॉम्ब कैलोरीमीटर है तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। उसी तरह से कांस्टेंट प्रेशर
कैलोरीमीटर को कहते हैं वाटर कैलोरीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन पूछता है और यही हम लोग को पढ़ना भी है। बॉम्ब कैलोरीमीटर यानी कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर। अब थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा इस्तेमाल है, सिखाया था, सूत्र दिया था, महासूत्र दिया था। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट का ट्रांसफ़र डेल्टा यू के बराबर होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का ट्रांसफ़र डेल्टा एच के बराबर होता है। यानी कि ऐसा कैलोरीमीटर जिसमें कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, जो भी हीट लिबरेट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डेल्टा यू रिएक्शन के बराबर होगा। यानी कि हीट लिबरेटेड इट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा यू रिएक्शन। और डेल्टा यू रिएक्शन यदि मिल गया तो डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से, सिखाया था थर्मोडायनेमिक्स में। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इस फार्मूले का इस्तेमाल से हम लोगों ने बहुत सारा न्यूमेरिकल भी किया था। और यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का ट्रांसफर डेल्टा एच के बराबर है। यानी कि कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर में जो हीट लिबरेट होगा, हीट लिबरेट होने का मतलब माइनस साइन होता है कि नहीं, उसको हम डायरेक्टली डेल्टा एच रिएक्शन के बराबर कर देंगे क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। यानी डेल्टा एच और क्यूपी का वैल्यू बराबर होगा। और डेल्टा यू रिएक्शन यदि पूछे तो फार्मूला हमारे पास है, डेल्टा एच जो आएगा उसमें से माइनस डेल्टा एन जी आर टी कर देंगे तो डेल्टा यू मिल जाएगा। इन दोनों में से जो बहुत महत्वपूर्ण है और 100% जिससे क्वेश्चन पूछता है वो है कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर, जिसको कहते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर का हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझते हैं। तो हम लोग बॉम्ब कैलोरीमीटर में किस तरह से एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैलकुलेट करते हैं वो सीखते हैं। इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछता है तो इसको बढ़िया से सीखोगे। देखो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर का हमने फिगर बनाया हुआ है। बॉम्ब कैलोरीमीटर में एक बड़ा सा कंटेनर होता है जो कि बाहर से ना इंसुलेटेड होता है। मतलब ये जो हमने लिखा है वॉल, इंसुलेटेड वॉल, इस वॉल के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। और इस कंटेनर में एक बॉम्ब होता है, एक छोटा सा और वेसल है जिसमें कि रिएक्शन होता है, उसको हम लोग बॉम्ब कहते हैं। इस बॉम्ब का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ये जो बॉम्ब कह रहे हैं ना, इसको बॉम्ब कह रहे हैं, इस कंटेनर को जिसमें कि रिएक्शन होता है कंबशन का, उसमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट का ट्रांसफ़र कह रहे हैं डेल्टा यू के बराबर, यानी वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पर कंबशन का प्रोसेस होगा। कंबशन का जो प्रोसेस होगा वो अपने आप नहीं होता ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बल्कि उसको स्पार्किंग करना पड़ता है। तो यहाँ पर O2 और कोई एक हाइड्रोकार्बन या कोई भी एक सब्सटेंस जिसका कंबशन होने वाला है मौजूद रहेगा, स्पार्किंग करेंगे, कंबशन का प्रोसेस इसी बॉम्ब में होगा। अब जरा देखो, इस बॉम्ब और बाहर का जो दीवार है उसके बीच में वाटर रखा गया है। ये वाटर है, जैसे वाटर, और वाटर का यानी पूरे सिस्टम का, कंटेनर का प्लस वाटर का मिला करके कितना टेम्परेचर चेंज कर रहा है इसको मेजर करने के लिए एक थर्मामीटर रखा हुआ है। यानी बेसिकली स्पार्किंग करेंगे, कंबशन का प्रोसेस होगा, हीट लिबरेट होगा। हीट जो लिबरेट होगा वो बाहर सिस्टम के बाहर नहीं जा पाएगा। यानी बेसिकली इंसुलेटेड वॉल है तो इसको बाहर जाने नहीं देगा, या अंदर से बाहर नहीं जाएगा और बाहर से अंदर ये आपका हीट नहीं आएगा। अब ये जो हीट लिबरेट होगा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा? ये जो कंटेनर का वॉल है वो एब्जॉर्ब करेगा और ये जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जितना हीट लिबरेट होगा उतना ही कैलोरीमीटर सिस्टम के द्वारा, सिस्टम में क्या है, कंटेनर है और वाटर है, उसके द्वारा हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इसी सिद्धांत से हम लोग एंथैल्पी ऑफ कंबशन को कैलकुलेट करेंगे। देखो सब ध्यान से, तो हीट जो कंबशन का लिबरेट होगा मैग्नीट्यूड, उसको हमने क्यूसी कह दिया। अब जितना हीट इवॉल्व होगा, लिबरेट होगा, वो हीट एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा वाटर के द्वारा और वेसल दोनों को मिला के क्या कह रहे हैं, सिस्टम कह रहे हैं। तो हीट जो एब्जॉर्ब होगा उसके लिए फॉर्मूला होता है mh डेल्टा टी। तो मास H2O का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी H2O का गुने डेल्टा टी। और कंटेनर का मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जनरली नहीं देता, बल्कि कंटेनर का सीधे सीधे हीट कैपेसिटी देता है। तो हीट कैपेसिटी कंटेनर का एंड गुने डेल्टा टी, दोनों को जोड़ेंगे, डेल्टा टी बाहर निकल जाएगा, डेल्टा टी पूरे सिस्टम के लिए सेम होगा। अब ये देखो, मास H2O का और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी H2O को दोनों को गुना करने पर हीट कैपेसिटी H2O का मिल जाएगा। कभी कभी डायरेक्टली हीट कैपेसिटी वाटर का दे देगा।
तो हीट कैपेसिटी वाटर का प्लस हीट कैपेसिटी कंटेनर का गुना डेल्टा टी, और दोनों के हीट कैपेसिटी को जोड़ करके सिस्टम का हीट कैपेसिटी कह रहे हैं। यानी क्वेश्चन में अगर सिस्टम का हीट कैपेसिटी डायरेक्टली दे दे, हीट कैपेसिटी किसका, सिस्टम का, तो गुने डेल्टा टी। सिस्टम का मतलब क्या, पानी का, और कंटेनर को जोड़ करके तो QC हमको मिल जाएगा। ये टर्म डिफाइन कर दिया, SH2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और C क्या है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी पानी का, हीट कैपेसिटी कंटेनर का, और ये हीट कैपेसिटी सिस्टम का। सिस्टम में H2O भी आया और कंटेनर भी आ गया। अभी जो हीट लिबरेट होगा डेल्टा यू के बराबर होगा। डेल्टा यू जनरली हम एक्सप्रेस करते हैं पर मोल में, तो जो हीट लिबरेट हुआ उसका मैग्नीट्यूड लिया, माइनस साइन लगाया क्योंकि हीट निकल रहा है तो माइनस होता है, और डिवाइड कर देंगे जितना भी मोल उस सब्सटेंस का लिया गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस से, तो हीट लिबरेटेड पर मोल आ जाएगा, माइनस साइन लगाएंगे तो डेल्टा यू रिएक्शन आ जाएगा एनर्जी का यूनिट पर मोल में। तो इस फार्मूले को याद कर लोगे और इस फार्मूले को याद कर लोगे, इन दोनों फार्मूला से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहां तो डेल्टा यू रिएक्शन मिला। यदि क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछता है तो क्या करोगे, हमारे पास फार्मूला है डेल्टा यू रिएक्शन एन प्लस डेल्टा NG/RT। रिएक्शन लिखोगे, डेल्टा NG का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, टेम्परेचर मेंशन होगा केल्विन में, वैल्यू पुट करेंगे, R का वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा H रिएक्शन मिल जाएगा। एक और चीज, किसी एक कैलोरीमीटर के लिए, किसी एक कैलोरीमीटर के लिए ये जो हीट कैपेसिटी कंटेनर का है वो कांस्टेंट होगा। हीट कैपेसिटी कंटेनर का किसी एक कैलोरीमीटर के लिए कांस्टेंट होगा, तो सी कंटेनर को कैलोरीमेट्री या कैलोरीमीटर कांस्टेंट के नाम से भी पुकारते हैं। तो इसको हम लोग समझेंगे एक न्यूमेरिकल से। तो एक न्यूमेरिकल से समझते हैं कि किस तरह से डेल्टा यू रिएक्शन या डेल्टा एच रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर में। ये क्वेश्चन है जो कि IIT में पूछ चुका है और यही क्वेश्चन बहुत जगहों पर रिपीट करते रहता है। देखोगे ध्यान से, 0.28 ग्राम ऑफ C2H4 गैस वाज कंप्लीटली बर्न्ट इन प्रेजेंस ऑफ O2 गैस इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर कह दिया ना, इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, एट 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस पर बॉम्ब कैलोरीमीटर में कंबसन का प्रोसेस हो रहा है। C2H4 का मास दिया हुआ है। टेम्परेचर रिएक्शन मिक्सचर का इंक्रीज कर गया 1 डिग्री सेल्सियस, कंबसन हुआ और टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। सी सिस्टम यानी कि हीट कैपेसिटी पूरे सिस्टम का, SYS का मतलब सिस्टम दिया है 20 किलो जूल पर केल्विन। क्या पूछता है, डेल्टा यू रिएक्शन। क्या सिखाया था, सिखाया था कि यदि आपको कैलकुलेट करना है हीट का जो ट्रांसफर हुआ मैग्नीट्यूड QC जिसको हम कह रहे हैं, ये कैसे निकालोगे, तो सी सिस्टम एंड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, है कि नहीं। सी सिस्टम दिया है 20 किलो जूल पर केल्विन और डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो केल्विन में भी एक ही बढ़ेगा। डिग्री सेल्सियस और केल्विन का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। यानी कितना आ गया, 20 किलो जूल हीट लिबरेट हुआ, उसका मैग्नीट्यूड आया। तो डेल्टा यू रिएक्शन अभी सिखाया था, डायरेक्टली हमारे पास डेल्टा यू रिएक्शन ही मिलेगा क्योंकि हीट का ट्रांसफर जो होगा कांस्टेंट वॉल्यूम, बॉम्ब किलोमीटर है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा यू के बराबर होगा। क्या फॉर्मूला सिखाया था, ऊपर में जितना हीट का ट्रांसफर हुआ उसका मैग्नीट्यूड माइनस साइन लगा दोगे और नीचे में जितना नंबर ऑफ मोल सब्सटेंस का उससे डिवाइड कर दोगे। तो हीट का ट्रांसफर 20 किलो जूल तो -20 एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल 0.28 ग्राम है। मोलर मास C2H4 का 28, 12 दूना 24 और 4 28, यानी बेसिकली ये हो गया -2000 किलो जूल पर मोल। एक आंसर आ गया, है कि नहीं। डेल्टा रिएक्शन आपको मिल गया। क्वेश्चन के बी पार्ट के लिए डेल्टा एच रिएक्शन पूछता है, तो डेल्टा एच रिएक्शन के लिए फॉर्मूला बताया था डेल्टा यू रिएक्शन प्लस डेल्टा NG/RT। तो डेल्टा NG निकालना पड़ेगा, इसके लिए रिएक्शन लिखना पड़ेगा C2H4 गैस प्लस O2 गैस, प्रोडक्ट देगा कंबसन में CO2 गैस, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो क्या मिलेगा, H2O लिक्विड मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा। 27 डिग्री सेल्सियस पर H2O क्या होगा, लिक्विड। रिएक्शन को बैलेंस ऐसे करोगे जिससे कि स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन इसका 1 रहे। तो यहाँ पे कितना होगा, 2 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 और ऑक्सीजन काउंट करो, 2 दूना 4 और 2 6 यानी 3 दूना 6। तो इसके लिए डेल्टा NG फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा। डेल्टा NG का मतलब सिर्फ गैस को काउंट करते हैं, सॉलिड या लिक्विड को काउंट नहीं करते। इसको काउंट नहीं करेंगे। प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन का सम 2 और एक्सचेंज का 3 और 1 4, सिर्फ गैस को लेंगे, लिक्विड को काउंट नहीं करेंगे। प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन का सम माइनस एक्सचेंज का स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन का सम, यानी कितना आया, -2। तो हमारे पास फार्मूला है
क्या फार्मूला है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U एंड प्लस डेल्टा NG/RT। इस फार्मूले को लगाओ भाई, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U तो मिला हुआ है -2000 किलो जूल में है, ध्यान रहे ये किलो जूल में है, और क्या प्लस डेल्टा NG कितना -2, R का वैल्यू ये जूल में है या किलो जूल में है, तो जूल में 8.314 एंड टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब 300 केल्विन। ये जूल में आया, ये किलो जूल, तो ये भी किलो जूल के लिए 1000 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तब तो किलो जूल होगा। अब इसमें से इसको घटा दो, तो डेल्टा H रिएक्शन जिसको हम कह रहे हैं, इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ गया -2005 किलो जूल पर मोल। ये आंसर आ गया बी पार्ट के लिए।